नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही माने हुए लेखक जैनेंद्र कुमार जी, उनकी एक कहानी है तत्सत, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये कहानी महाराष्ट्र बोर्ड की 11वीं की हिंदी किताब में भी है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ी भी हो। बिल्कुल। और जैनेंद्र कुमार जी, मतलब उनका जन्म तो 1905 में अलीगढ़ में हुआ था और हिंदी साहित्य में वो मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। हाँ, मतलब किरदारों के मन की बातें, उनकी सोच, भावनाएं, ये सब। बिल्कुल। उनकी जो खास रचनाएं हैं जैसे त्यागपत्र है, कल्याणी, पाजेब, उनमें ये चीज़ साफ दिखती है। और एक मज़ेदार बात ये भी है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ, और उन्हें पद्म भूषण भी मिला। और ये जो कहानी है तत्सत, ये एक प्रतीकात्मक कहानी है ना? हाँ, प्रतीकात्मक। मतलब इसमें जो पात्र हैं, घटनाएं हैं, उनका सिर्फ सीधा मतलब नहीं है। वो किसी बड़े विचार, किसी गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि कहानी के इन प्रतीकों को समझें और लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उस संदेश तक पहुंचें। सही कहा। जैसे इस कहानी में वन है, वो एक तरह से पूरी सृष्टि का, या कह लें उस परम सत्य का प्रतीक है। और पेड़ पौधे, जानवर, वो सब अलग अलग इंसानी फितरत या नजरिए को दिखाते हैं। कहानी यही दिखाती है कि कैसे हम अपने ज्ञान या शक्ति या बुद्धि के अहंकार में खुद को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। और उस बड़ी सच्चाई को नहीं देख पाते जिसमें सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आखिर में सबको मानना ही पड़ता है कि एक ही परम सत्ता है, वही तत्सत है, अंतिम सत्य। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, बहुत घना भयानक जंगल। हाँ, इतना घना कि दो पुराने शिकारी भी वहां पहुंचकर एकदम सहम जाते हैं। वो एक बड़े बड़ के पेड़ के नीचे रुकते हैं, बात करते हैं कि कितना भयानक है ये जंगल, और फिर आगे चले जाते हैं। जी। और यहीं से मतलब कहानी का जो मुख्य सवाल है वो उठता है। कैसे? उनके जाने के बाद पास का एक शीशम का पेड़ है, वो बड़े बरगद के पेड़ से पूछता है, जिसे सब बड़दादा कहते हैं, हाँ। कि ये कौन लोग थे। अच्छा। तो बड़दादा बताते हैं कि ये आदमी थे। कहते हैं उनमें पत्ते नहीं होते, बस तना होता है, और अपने तने की दो डालियों मतलब पैरों पर चलते हैं। और जड़ें भी नहीं होती। हाँ, बताते हैं कि जड़ें नहीं होती, इसलिए वो हमारी तरह ऊपर नहीं बढ़ते, बस इधर उधर चलते रहते हैं। पेड़ हैरान होते हैं कि बिना जड़ के जीते कैसे हैं। ये देखिए, शुरुआत में ही कैसे सब अपनी दुनिया से ही दूसरों को समझ रहे हैं। बिल्कुल सीमित नजरिया। और फिर वो बबूल का पेड़ जिसके कांटे होते हैं, हाँ, बबूल। वो पूछता है उन आदमियों की सुनी हुई बात, कि वो किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। वो बड़दादा से पूछता है, आपने देखा है वन? शीशम भी सुनने लगता है। और यहीं से वो खोज शुरू होती है। बड़दादा, जो इतने बूढ़े हैं, ज्ञानी हैं, वो भी कहते हैं कि भाई मैंने शेर, चीता, हाथी, भालू सब देखे हैं, पर वन नाम का कोई जानवर या कुछ और वो नहीं देखा। गजब है, मतलब अनुभव भी पूरी सच्चाई नहीं बताता हमेशा। नहीं। और फिर ये सवाल पूरे जंगल में फैल जाता है, पेड़ों में बहस होने लगती है। बबूल को क्या लगता है? बबूल सोचता है कि अगर आदमी उसे भयानक कह रहे थे तो वो जरूर शेर चीते से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मतलब डर, सुनी सुनाई बातें, उनका असर। फिर और भी पेड़ शामिल होते हैं चर्चा में। हाँ, साल, सेमार, सिरस सब। पर किसी को वन के बारे में पता नहीं, लेकिन डर सबको है। अच्छा, और वो बांस, कहानी में एक बांस का भी जिक्र है। हाँ, बांस जो हवा से खड़खड़ करता है और अंदर से खोखला है। वो कहता है, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूं, मैं बहुत जानता हूं। खोखला है पर जानता बहुत है। बिल्कुल। तो जब उससे वन के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वन 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 की आवाज उसके अंदर गूंजती तो है, पर ठहरती नहीं। मतलब उसे कुछ पता नहीं है। इस पर बड़दादा की टिप्पणी बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते। वाह, मतलब खोखला ज्ञान और अहंकार, उस पे सीधी चोट। बिल्कुल। तो कोई भी पेड़ वन को नहीं समझ पा रहा, अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं या नकार रहे हैं। फिर बड़दादा कहते हैं, चलो घास से पूछते हैं, वो तो सब जगह फैली है, विनम्र है। हाँ, घास तो हर जगह होती है। उसका क्या जवाब था? घास का जवाब भी बड़ा गहरा है। वो कहती है, मैं वन को अलग से नहीं जानती, मैं तो बस जड़ों को जानती हूँ और पैरों के नीचे जो आते हैं उनके स्पर्श को पहचानती हूँ। स्पर्श को? मतलब? हाँ। कहती है कि ताकतवर के कदम कौन से हैं या किसी दुखियारे के धीमे कदम कौन से। कहती है, दुख से मेरी बहुत बनती है दादा। ओह। वो जमीन से जुड़ी है, विनम्र है, पर उसकी नजर भी पूरी नहीं है। वो उस पूरे को, वन को नहीं देख पा रही। तो पेड़ पौधों में से कोई नहीं जानता? नहीं। फिर कहानी जानवरों की तरफ जाती है। हाँ, तभी वहां पशुराज सिंह आ जाते हैं, शेर। अच्छा, जंगल का राजा। हाँ।
उससे पूछा बड़दादा ने? हाँ, बड़दादा ने शेर से भी वही सवाल पूछा कि भाई ये वन क्या है, कहाँ है। शेर का क्या जवाब था? मुझे अंदाजा है थोड़ा। बिल्कुल वही जो आप सोच रही हैं। शेर दहाड़ कर एकदम घुरूर से कहता है, कौन है ये वन? लाओ सामने, अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं। हाँ। वो दावा करता है कि उसका सामना आज तक वन से हुआ ही नहीं, वरना वो जीता कैसे बचता। और फिर वो दहाड़ कर चुनौती देता है वन को। दिशाएं काम जाती हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। तो शेर ने क्या मान लिया? उसने मान लिया कि वन है ही नहीं। कहता है, मैं हूं, बस, किसी और से डरने की जरूरत नहीं। ये देखिए, शक्ति का अहंकार कैसे अंधा बना देता है। ये तो बहुत ही आम इंसानी फितरत है, दूसरों की संभावनाओं को देखना ही नहीं। बिल्कुल। दूसरे जानवर फिर दबी आवाज में कहते हैं, शायद शेर के डर से छिपा हो। वो कहते हैं, सांप से पूछना चाहिए, वो धरती के अंदर रहता है, अंधेरे में, शायद वो कुछ रहस्य जानता हो। सांप से? पर शेर को ये बात पसंद आई होगी। नहीं, शेर तो भड़क जाता है कि कोई उससे ज्यादा कैसे जान सकता है। फिर भी क्या सांप से पूछा गया? हाँ, शाम का वक्त था, झुटपुटा सा। तभी एक चमकीला नागराज घास में से जाता हुआ दिखता है। बबूल की नजर तेज थी, उसने देख लिया। उसने बड़दादा से कहा कि पूछिए इनसे। और बड़दादा ने पूछा? हाँ, बड़दादा ने गंभीर आवाज में सांप को रोका और पूछा, हे सरपराज, ये वन कहाँ रहता है और वो कौन है? सांप का क्या जवाब था? वो तो पाताल तक की खबर रखने का दावा करता होगा। बिल्कुल। सांप हैरान होता है, कहता है, मैंने तो ऐसा किसी जंतु के बारे में नहीं सुना, पाताल तक तो कहीं नहीं है उसका वास। वो कहता है, मैं तो धरती के सारे गहरे रहस्य गतम जानता हूं। गतम? हाँ, मतलब जो बीत गया, जो गहरा है। वो कहता है, ये वन कोई गहरी सच्चाई नहीं लगती, ये तो कोई बनावटी ऊपरी चीज है, फर्जी है। ये शब्द इस्तेमाल करता है वो। फर्जी? हाँ, कहता है ये सब सतही बातें हैं। और ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। कमाल है। पेड़, खोखला बांस, विनम्र घास, ताकतवर शेर, रहस्यमयी सांप, कोई भी वन को नहीं जानता, न समझ पा रहा है। मिलकर क्या नतीजा निकालते हैं? यही कि आदमी ही झूठा है। बिल्कुल, कि वो दो टांगों वाला जीव ईमानदार नहीं है, उसी ने वन की झूठी बात गढ़ी है। वन जैसी कोई चीज है ही नहीं। और फिर जंगल के जो जवान सदस्य हैं वो तो एकदम मान लेते हैं कि वन नहीं है। बड़दादा फिर भी कहते हैं कि भाई सावधानी रखो, लेकिन उनकी कौन सुनता है? और फिर वो शिकारी वापस आते हैं। हाँ, कुछ दिन बाद वो शिकारी फिर उसी जगह आते हैं और इस बार जंगल तैयार था। जैसे ही वो आते हैं, पूरा जंगल तरह तरह की आवाजें निकालकर विरोध करने लगता है, डराने की कोशिश करते हैं। आदमियों को डर लगता है। बिल्कुल, उन्हें जान का खतरा महसूस होता है। वो अपनी बंदूकें उठा लेते हैं, संभाल लेते हैं। माहौल एकदम तनाव वाला हो जाता है। इस तनाव में फिर बड़दादा सामने आते हैं। हाँ, बड़दादा बीच में पड़ते हैं, सबको शांत करते हैं। कहते हैं गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। और फिर वो सीधे आदमियों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वही सवाल, अब ये बताओ कि वो वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो, बताओ वो कहाँ है। एकदम सीधा सवाल। अब आदमी क्या जवाब देते हैं? आदमी बंदूकें नीचे करके कहते हैं, और ये जवाब सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, वो वनी तो है जहां हम सब हैं। ओह, मतलब हाँ, ये सुनते ही जंगल में हंगामा मच जाता है। सब चिल्लाने लगते हैं, वन यहाँ कहाँ है, तुम झूठे हो, धोखेबाज। हर कोई अपनी पहचान बताने लगता है। बिल्कुल, वो सेमर है, वो सिरस है, वो साल है, वो घास है, वो सिंहराज हैं, ये पानी है, ये धरती है, ये बड़दादा हैं। तुम्हारा वन कहाँ है, बताओ। ये तो वैसी स्थिति होगी जिसे हम शीशे में सिर्फ खुद को देखते हैं, पूरी तस्वीर को नहीं। सब अपने मैं में अटके हैं। सही कहा। आदमी भी डर जाते हैं। एक तो दूसरे से कहता है, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है। लेकिन दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, इन भोले प्राणियों को बुलावे में कैसे रखें। तब जो प्रमुख आदमी हैं वो फिर सबसे कहता है, भाइयों, चंद कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वो हो। इस पे फिर सवाल उठते होंगे। हाँ, फिर सवालों की बौछार। क्या कहा, मैं वन हूं? तब बबूल कौन है? मेरा रोम रोम कहता है, मैं बॉस हूं। झूठ। और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। वही अपनी अपनी पहचान का मुद्दा। अपनी अलग पहचान से परे देखना वाकई बहुत मुश्किल है। यहाँ कहानी बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच रही है। हाँ, इस मुश्किल वक्त में प्रमुख आदमी और बड़दादा के बीच कुछ धीमी आवाज में बात होती है। कोई सुन नहीं पाता क्या बात हुई। और उसके बाद एक बहुत ही प्रतीकात्मक घटना होती है। वो आदमी बढ़ के पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ पर? क्यों? ऊपर, जहां आसमान की तरफ देखती हुई दो नई कोंपलें निकली हैं, पत्तों की नई जोड़ी। उन्हें वो आदमी बड़े प्यार से सहलाता है।
पुचकारता है, जैसे कोई मंत्र दे रहा हो। और बाकी सब देख रहे हैं? हाँ, सब हैरान होकर देख रहे हैं। और देखते ही देखते उन कॉपलों में जैसे जैसे चेतना आ जाती है। वो आसपास देखती हैं, नीचे देखती हैं, फिर कांपने लगती हैं, लाल हो जाती हैं, और फिर एक चमक से चमक उठती हैं। चमक उठती हैं। हाँ, लेखक लिखते हैं जैसे उन्होंने खंड की कूल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। खंड की कूल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। मतलब हिस्से में ही पूरे को देख लिया। खंड यानी टुकड़ा, हिस्सा, कुल यानी पूरा, समग्र। उन कॉपलों ने अपने आप में उस छोटे से हिस्से में ही पूरे वन को, उस समग्रता को देख लिया। उन्हें समझ आ गया कि अलग अलग टुकड़े असल में है ही नहीं, सब कुछ वही एक पूरा है। ये तो ज्ञान का क्षण है, बोध का। बिल्कुल, आत्मज्ञान जैसा। आदमी नीचे उतर आता है। बड़दादा, जो अब तक एकदम शांत थे, जैसे समाधि से जागते हैं, मानो उन्हें भी अपने शिखर से उन कॉपलों के जरिए कोई गहरी अनुभूति हुई हो। और फिर उस गहरे सन्नाटे को तोड़ते हुए बड़दादा सिर्फ इतना कहते हैं, वो है। मतलब वह है। हाँ, वह है। साथ ही पेड़ चौंक कर पूछते हैं, दादा, दादा कहाँ है, कहाँ है? बड़दादा क्या जवाब देते हैं? बड़दादा दोहराते हैं, सब कहीं है। सब कहीं है। और जब कोई पूछता है, और हम, तब बड़दादा का वो अंतिम सबसे गहरा जवाब आता है, हम नहीं, वो है। हम नहीं, वो है। हाँ, यही है तत्सत, यानी वही सत्य है। हमारा जो अलग अलग होने का भाव है, हम का अहंकार, वो मिट जाता है। केवल वो परम सत्य रह जाता है जो सब में है, सब कहीं है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली अंत है। पूरी कहानी जैसे एक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अहंकार से समर्पण की ओर, खंड से कुल की ओर। हाँ, और जैनेन्द्र जी का वो मनोविश्लेषण वाला अंदाज यहाँ साफ झलकता है। हर पात्र का व्यवहार, शेर का गुरूर, सांप का दंभ, बांस का खोखलापन, पेड़ों की अपनी अपनी सोच, ये सब इंसान के मन की गांठें, उसकी सीमाएं दिखाते हैं। और वन वो बड़ी सच्चाई है जिसे हम अपने मैं के चक्कर में देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। और वो आदमी जो बाहर से आया है, वो जैसे एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम करता है। हाँ, वो सच्चाई जानता है और फिर कोंपलों के जरिए उसे ट्रांसफर करता है। और शायद वो कोंपलें वो नई चेतना या नई पीढ़ी की प्रतीक हैं जो सच को अपनाने के लिए तैयार हैं। बड़दादा को भी अनुभूति उन्हीं से होती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी ही बार चीजों को बस टुकड़ों में देखते हैं, है ना? हाँ, अपनी पहचान, अपने विचार, अपना समूह, इसी को सब कुछ मान लेते हैं। और वो जो बड़ा जुड़ाव है, जो बड़ी सच्चाई है, जिसमें हम सब एक हैं, उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल, जैसे वो जंगल के जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने अपने सच में इतने डूबे थे कि सामने मौजूद वन को ही नहीं पहचान पाए। क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? अपनी मान्यताओं में, अपने पूर्वाग्रहों में, अपने मैं के शोर में, क्या हम भी किसी बड़ी तस्वीर को, किसी साजे सच को देखने से चूक रहे हैं? शायद इसका जवाब भी कहानी में ही है, जैसे उन कोंपलों ने खंड में कुल को देखा। हाँ, शायद हमें भी अपने छोटे से मैं से ऊपर उठना होगा, उस वह को महसूस करना होगा जो सब कहीं है। वो नजर पैदा करनी होगी जो हिस्सों को नहीं, पूरे को देखे। तो सुनने वालों के लिए आज का विचार बिंदु शायद यही है, हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास, समाज में वो कौन से वन हैं जिन्हें हम अपने अपने पेड़, शेर या सांप होने के अहंकार में देख नहीं पा रहे? और वो कौन सी दृष्टि हो सकती है, या वो कौन सा मंत्र हो सकता है जो हमें उस तत्सत, उस परम समग्र सत्य के थोड़ा करीब ले जा सके? बिल्कुल, इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जैनेन्द्र कुमार की तत्सत हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उनसे आगे देखने की एक बहुत बहुत कीमती सीख देती है।